जवाद बाकी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले अहम खबर से आपको अपडेट करें। चमन के माल रोड पर धमाका जिसमें 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 10 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। बारूदी मवाद एक मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। चमन के माल रोड पर धमाका हुआ है जिसमें 3 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 10 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। बारूदी मवाद एक मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। सिक्योरिटी इदारे ने इलाकों को घेरे में ले लिया है। तो दूसरी जानिब पार्कलैंड रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक सदर ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया जिस पर आइंदा समाअत पर गवाह तलब कर लिए गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत के दौरान आसिफ अली जरदारी को चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई जिसके मुताबिक साबिक सदर ने जाली फ्रंट कंपनी बनाकर बैंक का कर्ज खुर्द बुर्द किया, बतौर सदर मुमलकत दबाव डालकर कर्ज लिया। आसिफ जरदारी ने चार्जशीट में सुनाए जाने वाले इल्जामात मुस्तरद कर दिए। शरीक मुल्जिमान अनवर मजीद, शेर अली, फारूक अब्दुल्ला और मोहम्मद सलीम फैसल पर भी वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद किया गया, ताहम उन्होंने भी सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। उधर अडियाला जेल में मौजूद मुल्जिम मोहम्मद हनीफ पर फर्द जुर्म आयद की गई तो इसने भी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इल्जामात मुस्तरद कर दिए गए। सद की जानिब से आपको बता रहे हैं साबिक सदर ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया जिस पर आइंदा समाअत पर गवाहान को भी तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत के दौरान आसिफ जरदारी को चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई जिसके मुताबिक साबिक सदर ने जाली फ्रंट कंपनी बनाकर बैंक का कर्ज खुर्द किया, बतौर सदर मुमलकत दबाव डालकर कर्ज लिया। आसिफ जरदारी ने चार्जशीट में सुनाए जाने वाले इल्जामात मुस्तरद कर दिए। शरीक मुल्जिमान अनवर मजीद, शेर अली, फारूक अब्दुल्ला और मोहम्मद सलीम फैसल पर भी वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई, ताहम उन्होंने भी सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। उधर अडियाला जेल में मौजूद मुल्जिम मोहम्मद हनीफ पर फर्द जुर्म आयद की गई तो उसने भी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात केस की समाअत। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 27 अगस्त तक तौसी कर दी गई। नैब ने बताया कि हमजा शहबाज पर जाती मुलाजमीन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्जाम है। एहतसाब अदालत लाहौर में अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात केस की समाअत हुई। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 27 अगस्त तक तौसी कर दी गई। नैब ने बताया कि हमजा शहबाज पर जाती मुलाजमीन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात केस में समाअत। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की जुडिशल रिमांड में 27 अगस्त तक तौसी। नैब ने बताया कि हमजा शहबाज पर जाती मुलाजमीन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में हर किस्म के बिलबोर्ड्स उतारने का हुक्म दे दिया। अज खुद नोटिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, लगता है सूबाई और लोकल गवर्नमेंट की कराची से दुश्मनी है। मेयर कराची कहते हैं इख्तियार नहीं, अगर इख्तियार नहीं तो घर बैठो। शाहराह फैसल पर इमारतें देखी, इश्तिहार ही इश्तिहार लगे हैं। कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। आपको बता रहे हैं कराची से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कराची में हर किस्म के बिलबोर्ड्स उतारने का हुक्म दे दिया। अज़ नोटिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि लगता है सूबाई और लोकल गवर्नमेंट की कराची से दुश्मनी है। मेयर कराची कहते हैं इख्तियार नहीं, अगर इख्तियार नहीं तो घर बैठो। शाहराह फैसल पर इमारतें देखी, इश्तिहार ही इश्तिहार लगे हैं। कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से। लाहौर में बारिश ने हर तरफ जल थल कर दिया। सुबह 5:30 बजे शुरू होने वाली गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश
तमाम इलाकों को डुबो दिया। सड़कों पर पानी खड़ा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिल खराब होने लगी, जिस पर ट्रैफिक मुकम्मल ब्लॉक रही। बागों के शहर को बादलों ने मुकम्मल लपेट में ले रखा है। महकमा मौसमियात ने वक्फे वक्फे से मजीद बारिश की पेश गोई भी कर दी है। लाहौर में बारिश ने हर तरफ जल थल एक कर दिया। सुबह 5:30 बजे शुरू होने वाली गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने तमाम इलाकों को डुबो दिया। सड़कों पर पानी खड़ा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खराब हो गईं, जिस पर ट्रैफिक मुकम्मल ब्लॉक रही। बागों के शहर को बादलों ने मुकम्मल लपेट में लिए रखा। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शुएब हाशमी। शुएब हाशमी, बताइएगा कि जल थल एक हो गया बागों के शहर में? जी बिल्कुल, बागों के शहर में आज सुबह नमाज फजर के बाद जो बरसात हुई उसने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। शहर के इस वक्त तमाम टाउन्स, तमाम ब्लॉक्स जो है वो पानी से भरे हुए हैं। शहर की कोई गली जो है वो ऐसी नहीं है जहां बारिश का पानी खड़ा ना हुआ हो। इसके साथ ही साथ पानी खड़ा होने से ट्रैफिक के मामला जो है वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। लोगों की गाड़ियां जो हैं वो बंद हो गई, ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो गई। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि ये नया जो बारिशों का स्पेल दाखिल हुआ है इसके बारे में हुकूमत को आगाह कर दिया गया था। हुकूमत बिल्कुल अवेयर थी और वजीर आला पंजाब की जानिब से कबल जो है तमाम मुतल्लिका महकमों को ये हदायत भी जारी कर दी गई थी कि बारिशें मतवक्को हैं और निकासी आब के हवाले से बंदोबस्त किया जाए। लेकिन इस वक्त सिलसिला ये है कि सुबह 5:30 बजे जो बारिश हुई है और इस वक्त 12 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक शहर की सड़कें जो हैं वो स्विमिंग पूल्स का मंजर जो है वो पेश कर रही हैं। कोई सड़क ऐसी नहीं जहाँ से पानी के निकास का कोई बंदोबस्त किया जा सकता। तो ये पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो भी आपके सामने आप रख रहे हैं, क्योंकि इससे कबल जो है कई इजलास ऐसे होते रहे कि मानसून जब शुरू होगा उससे पहले इजलास चलते रहे और इसमें मीटिंग्स होती रही और ये तय पाया कि जैसे ही मानसून शुरू होगा शहर से पानी का निकास जो है उसे फौरी तौर पर जो है वो किया जाएगा। लेकिन सूरत हाल वो अवाम के सामने है। टीवी टुडे अवाम के सामने ये रख रहा है कि शहर लाहौर जो है जो उस वक्त पानी में डूबा हुआ है। शुएब, ये भी बताइएगा कि जो बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई थी, क्या इलाकों में बिजली की फराहमी दोबारा से बहाल होनी शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, बारिश को होने के बाद कई फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर गए थे, लेकिन कई इलाकों में बिजली जो है अभी भी नहीं है। और लेकिन बाद इलाके ऐसे हैं जहां बिजली जो है वो बहाल होना शुरू हो गई है। लेकिन यह है कि बारिश की वजह से तमाम सा निज़ाम जो है वो खासा मुतासर हुआ है। तमाम गलियां, बाजार, नशेबी इलाके जो है वो जेरे के पानी के निकास के हवाले से तो वो दावे धरे के धरे रह गए हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। लाहौर की सूरत हाल से आपको अपडेट किया और अब रुख करते हैं कराची का, जहां पर मुतअद्दिद इलाकों से बारिश का पानी ना निकल सका। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई ताहाल मुअत्तल है। शहरियों को इंतजामिया की लापरवाही की सजा भुगतना पड़ रही है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, कहीं पर बिजली नहीं तो कहीं पर निकासी आब का इंतजाम नहीं। कराची के मुतअद्दिद इलाकों से बारिश का पानी ना निकल सका। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई ताहाल मुअत्तल है। शहरियों को इंतजामिया की लापरवाही की सजा भुगतना पड़ रही है। ट्रैफिक भी ब्लॉक हो गई। बादशाह पर और निशेबी इलाकों में भी कई जगह पर पानी अब भी मौजूद है। कराची के मुतअद्दिद इलाकों से बारिश का पानी ना निकल सका। इस हवाले से मजीद जानते हैं कराची से टीवी टुडे के ब्यूरो चीफ मलिक मुनव्वर हुसैन से। मलिक मुनव्वर, बताइएगा कि पानी के निकासी अब भी काम मुकम्मल नहीं हो सका क्या? जी बिल्कुल, जवाब बाकर आपने बजा फरमाया है कि निकासी आपका जो निज़ाम है वो काफ़ी कशीदा है कराची का। और कराची में जो गुज़िश्ता दिनों बारिशें हुई थी और शदीद बारिशें हुई थी उसके बाद बहुत सारे मसाइल जो है वो पैदा हो गए हैं, मगर उनके हल के लिए जो है वो अमली तौर पर इंतज़ामिया ने अभी कोई भी ऐसे इक़दाम नहीं उठाए कि जिन मसाइल से इन शहरियों की जान छूट सके। कराची के होने वाली बारिशों में खासतौर पर बल्दिया टाउन का जो मवाद रोड का नाला था वो ओवरफ्लो हो गया था, जिसके बाद वहाँ की सड़कें, गलियां जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लग गई। और यही सूरत हाल गुजर नाला की भी रही। लियाकताबाद के मकाम पर ये नाला ओवरफ्लो हुआ और सूरत हाल नाज़माबाद और लियाकताबाद दोनों को उसने काफ़ी डैमेज किया। और इसी तरीके से जो है इन्हीं बारिशों में ही महमूदाबाद सोसाइटी का जो नाला है वो भी इसी सूरत हाल की नज़र हो गया। और वहाँ के जो कराची एडमंड सोसाइटी है, महमूदाबाद का एरिया, मंजूर कॉलोनी है, कराची एडमंड सोसाइटी के जो इलाके हैं, ये काफ़ी वहाँ पर जो नाले से जो गंदगी बाहर निकली वो गलियों में फैल गई। और वहाँ पर अभी भी सूरत हाल जो है वो काफ़ी जो है वो ख़राब दिखाई देती है।
तमाम अगर हम बात करें कराची के दीगर जो बरसाती छोटे नाले हैं उनमें कई मकामात के ऊपर जो सफाई का जो अमल डीएमसी वगैरह ने जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की डीएमसी उन्होंने अंजाम दिया था, मगर नालों की सफाई के साथ जो कचरा था उनका वो वहीं रोड पर ही फेंक दिया और ऊपर से बारिशें होती रही। वो नाला वो जो कचरा है वो अब भी सड़कों पर बिखरा हुआ है, बल्कि जगह जगह जो है गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कचरा कुंडियां बन चुकी है। मगर बल्दिया उज़मा जो है वो उनके जो नुमाइंदे उनके निज़ामिया हैं उनके कानों पर जो वो जोर से सोच नहीं रहेंगी। वो हाल सूरत हाल जो है वो उसी तरीके से है जो कि बारिशों में पैदा हुई थी। मगर अभी जो मेन शराएं हैं वहाँ से सूरत हाल काबू में, चाहे वो शारा पाकिस्तान हो, राशिद मनास हो, शारा फैसल हो या दीगर जो रास्ते हैं वहाँ तो पोजीशन क्लियर हो चुकी है। मगर ये जो कुछ अंदरूनी हिस्से हैं वहाँ पर अभी भी सूरत हाल यही है। और गली गली अगर हम बात करें कराची के दीगर इलाकों में, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं गुरु मंदिर इलाके की, पटेल पाड़ा की, गुलबर्ग की और नॉर्थ नाजाबाद की, इसी के साथ साथ नाजाबाद हैं या न्यू कराची की सूरत हाल काफी अबतर है। वहाँ के लोग अभी भी इसी गंदगी से में जो है वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा है, बल्कि उसी गंदगी के उनका जो है वो गुजरना जो है वो मामूल बन चुका है। नमाजी जो है वो नमाज की अदायगी में उनको दुश्वारी आ रही है क्योंकि गंदा पानी है और जगह जगह से आप बदबू जो है वो फैली हुई है और बदबू उठ रही है। कचरा जो अच्छा मलिक मुनव्वर, ये बताइएगा नकाश की आपके हवाले से आज जैसा कि आपने अपडेट किया, तो दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का क्या कहना है? जिन इलाकों में बिजली नहीं आ रही फराहमी कब तक मुमकिन है? देखिए जी, कराची में जिस तरीके से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने एक अपनी नाअहली का मुजाहरा बरकरार रखे और यही सूरत हाल उससे भी बढ़कर कि इलेक्ट्रिक की सूरत हाल है कि इलेक्ट्रिक ने अपनी धर्मी जो है वो बरकरार रखी हुई है। वो अपना किसी भी सूरत हाल को अपने जिम्मे लेने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट इदारों के ऊपर जो है वो अपनी कोताही जो है उनके सर थोप रहे हैं। कराची के बेशतर इलाके हैं जहाँ पर जो है वो काफी जो है वो पहले से ही जो गैर इलानी लोड शेडिंग है वो जारी थी, मगर साथ साथ जो जब बारिश हुई है तो अब के इलेक्ट्रिक ने बारिश का बहाना बनाकर कराची के बेशतर इलाकों में जो है वो ताहाल बिजली जो है जो कोई बारिशों के दौरान गई थी वहाँ पर अभी भी बहाल नहीं हो सकी, और अगर किसी इलाकों में बहाल हुई भी है तो वो थोड़े वक्त के लिए हुई है और 6 से 8 घंटे 10 घंटे हो चुके हैं उन इलाकों में जब वो बिजली नहीं, और इस वजह से लोग बड़े परेशान हैं। और के इलेक्ट्रिक के हवाले से गवर्नर हाउस में गुज़िश्ता रोज एक आला सतही इजलास भी हुआ था। उमर अयूब साहब जो वफाकी वजीर बिजली के वो यहाँ आए थे, इसकी और के इलेक्ट्रिक के लोग भी इसमें थे, दीगर जो डिपार्टमेंट हैं जो मुतलका इदारे हैं उनके लोगों को भी वहाँ पर इजलास में तलब किया गया था। और उसमें भी के इलेक्ट्रिक ने जो है वो अंदरूनी ज़राए का ये कहना है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने से इनकारी थी और वहाँ पे भी सूरत हाल यही रही है और उसके इजलासों का भी कोई नतीजा खैर जो मायना है वो सामने नहीं आ सका। कराची में के इलेक्ट्रिक की जो मनमानियाँ हैं वो अरूज पर हैं और शहरी जो हैं कराची में के इलेक्ट्रिक के निशाने पर हैं, उनके जुल्म के जो इंतहा हो चुकी है। कराची के शहरी हैं के इलेक्ट्रिक के निशाने पर हैं। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। तो दूसरी जानिब बलूचिस्तान में होने वाली बारिशों से 9 अफराद जान बहक हो गए। गवादर कराची कोस्टल शाहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। वोल्हान में पुल और सड़क की बहाली का काम शुरू हो गया। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से 21 अजला मुतासिर हुए, जिनमें से डेरा बुगटी, जाफराबाद, कोहलू, खजार और झलमक्सी शामिल हैं। बारिशों और सैलाब के बायस 2 खातीन और 1 बच्चे समेत 9 अफराद जाँ बहक हुए। झलमक्सी में 136, खजदार में 5 मकान मुनहदम हो गए। गवादर और बोलान में 2 पुल, बोलान और झलमक्सी में राबिता सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा। उधर बलूचिस्तान से आने वाले रेले ने सिंध के जिला दादू में हर चीज तहस नहस कर दी। FP बंद में 150 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिससे पानी 20 से ज्यादा देहात में दाखिल हो गया। बारिशों से कोयटा और सिब्बी के दरमियान ज़मीनी राबता मुनक़ता होने के बाद महकमा रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए शटल ट्रेन चलाने का फैसला कर लिया। बारिश और सैलाबी रेले की वजह से कोयटा सिब्बी शाहरा मुतासिर हुई, ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया, जिसके बायस शाहरा पर आमदोरफ्त मुअत्तल है और दोनों तरफ मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा सिब्बी के दरमियान मुसाफिरों की सहूलत के लिए कल से शटल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन कोयटा से रोजाना सुबह 10 बजे मुसाफिरों को लेकर सिब्बी के लिए
روانہ ہوگی اور شام 4 بجے سبی سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہوگی۔ پاکستان میں کورونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 15 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6097 ہو گئی۔ مزید 539 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 2,84,660 ہو گئے۔ 776 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,61,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 15 مریضوں کی زندگی نکل لی۔ سندھ میں 2,272، پنجاب میں 2,170، خیبر پختونخوا میں 1,231، بلوچستان میں 138، گلگت بلتستان میں 55، آزاد کشمیر میں 58 اور اسلام آباد میں 171 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 776 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 94۔ حکمران کیا کر رہے ہیں اور عوام کیا چاہتے ہیں؟ سب پہنچائیں گے آپ تک، خواہش کو خبر بنائے بغیر۔ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ویلکم بیک۔ جمعیت علماء اسلام کے بعد نیشنل پارٹی نے بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رویے پر برہمی کا اظہار کر دیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دینے پر اپوزیشن میں پھوٹ پڑ گئی۔ نیشنل پارٹی کے رہنما سینیٹر میر کبیر کا کہنا ہے کہ پہلے حکومتیں 2 پارٹی سسٹم پر بنتی تھی، لیکن اب اپوزیشن بھی 2 پارٹی سسٹم پر مشتمل ہے۔ دونوں بڑی پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بغیر مشاورت فیصلہ سازی اور لین دین کرتی ہیں۔ ان کے اقدامات کے باعث بدنامی پوری اپوزیشن کی ہوتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پہلے مولانا فضل الرحمان تو اب ان کے بعد نیشنل پارٹی بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رویے سے ناراض ہو گئی، برہمی کا اظہار کر دیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دینے پر اپوزیشن میں پھوٹ پڑ گئی۔ نیشنل پارٹی کے رہنما سینیٹر میر کبیر کا کہنا ہے کہ پہلے حکومتیں 2 پارٹی سسٹم پر بنتی تھیں، لیکن اب اپوزیشن بھی 2 پارٹی سسٹم پر مشتمل ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب ہاشمی سے۔ شعیب ہاشمی، بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی بالکل، اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں ان میں بھی پھوٹ پڑتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کچھ نالاں دکھائی دیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور اب اس کے بعد نیشنل پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اظہار برہمی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اے پی سی کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جو اے پی سی عید کے بعد بلائی جانی تھی، اے پی سی بھی جو ہے وہ کھٹائی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان تو پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کے ساتھ احتجاج یا کسی دھرنے میں نہیں جائے گی تو وہ خود سے اس کا اعلان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ بھی اس رویے سے نالاں دکھائی دیتی ہیں، اور نیشنل پارٹی نے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے رویے پر اظہار برہمی کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دینے پر اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی نہیں رہ سکتی، جبکہ نیشنل پارٹی کے رہنما سینیٹر میر کبیر کا کہنا تھا کہ پہلے حکومت 2 پارٹیاں سسٹم پر بنتی تھی، لیکن اب اپوزیشن میں 2 پارٹی سسٹم پر مشتمل ہے۔ دونوں بڑی پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بغیر مشاورت کے فیصلہ سازی کرتی ہیں، اور دوسری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہیں اعتماد میں نہیں دیا جاتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا رویہ ترک نہ ہوا تو پھر ان کے ساتھ چلنا مشکل ہوگا۔ تو موجودہ صورتحال میں جب کہ بلاول بھٹو زرداری اے پی سی بلانا چاہتے ہیں اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں، لیکن اس صورتحال میں جب دوسری اپوزیشن جماعتوں کو وہ اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے تو یہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں بالکل ان سے علیحدہ ہوتی جائیں گی۔ اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی ان سے بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف سے ناراض دکھائی دیتے ہیں، جس کے بعد اب نیشنل پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کے بیانات بھی سامنے آ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی باتیں تو کی جاتی ہیں، لیکن اپوزیشن کی جانب سے کچھ ایک پر جو ہے وہ نہیں ہے۔ اپوزیشن کے تمام رہنما جو بڑی جماعتیں اپنے فیصلے خود کرتی ہیں، اور جو دوسری جماعتیں ہیں انہیں اپنے ساتھ مشاورت میں شامل نہیں کیا جاتا۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क के फैसले गैर मुंतखब लोग कर रहे हैं। हुकूमत में बैठे माफियाज के पास कोई विजन नहीं है। इस्लामाबाद में तहफ़्फ़ुज़ मईशत कॉन्फ्रेंस से खिताब में सेनेटर सिराजुल हक ने हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि मुल्क में माफिया ताकतवर है। हुकूमत के सामने हर दौलतमंद शख्स चोर और करप्ट है। नया शहर बसाने के लिए हुकूमत के पास 50,000 अरब कहाँ से आएंगे। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि मुश्तरका इजलास में FATF के बिल पास करने में PP और नून लीग ने हुकूमत का साथ दिया। आलमी एजेंडे पर तीनों सियासी जमातें एक हैं। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि नालों पर तजावुज़ात हैं जिसके बायस मसाइल पेश आते हैं। कई बार सफाई शुरू की, मुख्तलिफ रुकावटों की वजह से ताख़ीर हुई। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर शाह का कहना था कि यही मसला कश्मीर कॉलोनी में देखने में आया कि एक निकासी का काम तजावुज़ की वजह से नहीं हो सका। नासिर शाह ने कहा कि कराची का ज़्यादातर हिस्सा कैंटोनमेंट में आता है। बहुत सारे इलाके रेलवे, पोर्ट कासम, PAF, DHA में आते हैं। ये बहुत बड़े इलाका हैं जिसका जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहराया जाता है। हमें इन इदारों से काम लेने हैं। हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। बारिशों के सीज़न में पानी आता है और कई कई दिन तक रहता है। तो दूसरी जाने पंजाब के सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि माहौल दोस्ती और गरीब दोस्ती वज़ीर आज़म इमरान खान की सबसे अहम खूबी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना था कि इंसान दोस्ती, माहौल दोस्ती और गरीब दोस्ती वज़ीर आज़म इमरान खान की सबसे अहम खूबी है। इमरान खान आलमी माहौलियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग पर अमीक निगाह रखते हैं। बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे को आलमी लीडरान ने सराहते हुए गेम चेंजर मंसूबा करार दिया था। अब 10 बिलियन ट्री सोनामी मंसूबा पाकिस्तान के लिए आबो हवा और माहौल को तरोताजगी बख्शेगा। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने दरख्तों को नज़रअंदाज करके कंक्रीट की सड़कों और पुलों को अहमियत दी। इसका नतीजा मनफी माहौलियाती तब्दीलियों, हीट स्ट्रोक, अंदाजे से ज़्यादा बारिशों की सूरत में हुआ। आज से वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में शजरकारी की एक और मंजिल तय की जाएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ इक़दाम में पाकिस्तान दुनिया में लीड कर रहा है। जब नैब किसी शख्स को बुलाता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो मुजरम है। हम बिला तफरीक एहतसाब चाहते हैं। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के विजन को आगे लेकर चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री की कामयाबी के बाद मुल्क भर में 20 बिलियन ट्री का हदफ हासिल करना है। गवर्नर पंजाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नैब तलबी पर बोले कि नैब जब किसी शख्स को बुलाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुजरम है। बिला इम्तियाज एहतसाब की पॉलिसी पर कारबंद हैं। और अब टुडेज इंटरनेशनल। पाकिस्तान से भारत में जाकर आबाद होने वाला हिंदू खानदान पुरअसरार तौर पर हलाक हो गया। थरपारकर के बहेल कबीले से ताल्लुक रखने वाला बदकिस्मत हिंदू खानदान 8 साल कबल राजस्थान के शहर जोधापुर के करीब गांव में आबाद हो गया था। खानदान के 11 अफराद घर में मुर्दा पाए गए, जबकि सिर्फ एक फर्द ही जिंदा बचा जो रात घर में मौजूद न था। हलाकतों की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। नाशों पर किसी किस्म के जख्म या चोट का निशान नहीं। मुतासिरा खानदान खेत में तामीर मकान में रिहाइश पजीर था। खानदान खेती बाड़ी का काम करता था। बैरूत में धमाके के बाद लबनानी सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया। हजारों शहरियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुश्तअल अफराद ने वजारत खारजा की इमारत पर कब्जा कर लिया। कई अफराद ने वजारत तवानाई की इमारत का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। झड़पों के नतीजे में एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया। शहरियों ने बंदरगाह पर धमाके की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद कर दी। बैरूत धमाके ने लबनान की सियासी बुनियादें हिला दी। अवाम ने हुक्मरानों को धमाके का जिम्मेदार करार देते हुए हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बैरूत में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। वजारत खारजा की इमारत पर कब्जा करके इसे इनकलाब का मरकज करार दे दिया। मुतअद्दिद सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। मुश्तिल अफराद के हमले में पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गए।
پارلیمنٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش فورسز نے ناکام بنا دی۔ مشتعل افراد کو منتشر کرنے کے لیے فورسز نے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کیا۔ مظاہرین نے بینکس ایسوسی ایشن کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی دھاوا بول کر ایک حصے کو آگ لگا دی۔ فورسز اور شہریوں کے درمیان تصادم میں 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ اور اب ٹوڈے اسپورٹس۔ آئی سی سی کی جانب سے گیند بازوں کی جاری کردہ درجہ بندی کی فہرست میں قومی ٹیم کے مایہ ناز گیند باز محمد عباس ایک بار پھر ٹاپ 10 میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد جاری کی گئی رینکنگ میں آسٹریلوی بالر جوش بھی 10ویں نمبر پر ہیں، جبکہ گیند بازی کے شعبہ میں پہلے نمبر پر آسٹریلیا کے پیٹ کیومنز ہیں، جبکہ دوسرا نمبر نیوزی لینڈ کے نیل کا ہے۔ تیسرے نمبر پر انگلینڈ کے اسٹیورٹ بورڈ ہیں، چوتھے نمبر پر نیوزی لینڈ کے ٹام ساؤتھی ہیں، پانچویں ویسٹ روبیکا کا اور ساتویں پر آسٹریلیا کے مائیکل سٹراک ہیں۔ بالنگ میں 8واں نمبر بھارت کے جسپریت بمراہ اور 9ویں نمبر پر ٹرینٹ بولٹ ہیں۔ بلے بازوں کی درجہ بندی میں آسٹریلوی اسٹیون سمتھ پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ بھارت کے ویرات کوہلی کا نمبر دوسرا ہے۔ آسٹریلیا کے کھلاڑی مارنس کین ولیمسن اور ڈیوڈ وارنر بالترتیب تیسرے، چوتھے اور پانچویں نمبر پر ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے بلے باز بابر اعظم چھٹے نمبر پر، جبکہ ساتویں نمبر پر انگلینڈ کے بین سٹوک کا ہے۔ 8واں نمبر بھارتی کھلاڑی پجارا کا ہے، جبکہ 9ویں نمبر پر انگلینڈ کے جوئے روٹ اور 10ویں پر بھارتی بلے باز اجنکا رہانے پر براجمان ہیں۔ آل راؤنڈر رینکنگ میں کوئی بھی قومی کھلاڑی ٹاپ 10 میں موجود نہیں۔ یاسر شاہ کی آل راؤنڈرز رینکنگ میں 19ویں پوزیشن۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ खबर सबसे पहले।
لاہور میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش جل تھل ایک ہو گیا۔ صبح 5:30 بجے شروع ہونے والی بارش نے تمام نشیبی علاقے ڈبو دیے۔ سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی بند ہو گئیں، جبکہ ٹریفک معطل ہو گئی۔ مزید اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں علی طارق سے۔ جی علی طارق، بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے؟ لاہور میں موسلادھار بارش سے جو لاہور ہے ڈوب چکا ہے، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہے، شہری جو ہیں پریشان ہیں، موٹر سائیکل سوار جو ہیں ان کی موٹر سائیکلیں بند ہو رہی ہیں، گاڑیاں بند ہو رہی ہیں، پانی اس قدر زیادہ ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک شہری موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مشکلات کا سامنا ہے۔ جی بتائیے گا۔ السلام علیکم، میں ادھر ابھی نکل رہا تھا تو ابھی میں آیا ہوں آفس کے لیے۔ یہاں تو بہت زیادہ پانی ہے، یہ تبدیلی ہے، یہاں تو کوئی پانی نکالنے والی نہ کوئی واسا کی ٹیم نظر آ رہی ہے، کوئی بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تبدیلی کے نام کا ایک دھبا ہے جو بس ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اس حکومت سے ہماری جان چھڑوائے جتنا جلدی ہو سکتا ہے، اللہ کرے کوئی اور اچھا۔ جی آپ نے دیکھا کہ شہری کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل جو ہے بار بار بند ہو رہی ہے، پانی اس قدر زیادہ ہے، جو واسا کی ٹیم ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اگر بجلی کی بات بتاؤں تو لاہور کے جو مختلف علاقے ہیں ان میں جو فیڈر سٹرپ کر گئے ہیں، آدھا لاہور جو ہے اس وقت اندھیرے میں بھی ڈوبا ہوا ہے۔ لاہور کے جو علاقے جس میں پانی جمع ہے اس میں ڈیوس روڈ ہے، لکشمی چوک ہے، جی پی او ہے، اس کے علاوہ مال روڈ بھی پانی سے ڈوبا ہوا ہے، اچھرا، ماڈل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، ان سب علاقوں میں جو ہے پانی اس قدر زیادہ ہے کہ شہری پریشان ہے۔ اس کے علاوہ بینک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 روز تک جو ہے بارش ہوگی، رات کو بھی بارش ہوگی، تو واسا کی طرف سے کوئی انتظام نہیں دکھائی دے رہا۔ میں اس وقت جہاں پہ کھڑا ہوں گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں، یہاں بھی پانی اس قدر زیادہ ہے کہ شہری جو ہے پریشان ہے، موٹر سائیکلیں رک رہی ہیں۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے کہ پچھلی طرف جو ہے گاڑیوں کی ایک لمبی قطار لگ گئی ہے بارش کے پانی کی وجہ سے، اور جو ہے شہری ہیں پریشان ہیں۔ اس کے علاوہ جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کی موٹر سائیکلیں بند ہو رہی ہیں، گاڑیوں کی ایک لمبی قطار لگ گئی ہے، ٹریفک کا نظام بھی دھرم بھرم دکھائی دیتا ہے۔ گاڑیوں کی جب قطاریں لگ جاتی ہیں، پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، تو واسا کی جو ٹیم ہے کوئی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اربن فیلڈنگ کا بھی خدشہ موجود ہے۔ اس وقت شہری جو ہیں کافی پریشان ہیں، موٹر سائیکلیں بند ہو رہی ہیں، ہر طرف جو ہے پریشانی کا سامنا ہے، لیکن حکومت کے جو دعوے تھے وہ دھڑے کے دھڑے رہ گئے ہیں، کوئی بھی جو ہے پرسان حال نہیں ہے۔ بہت شکریہ علی طارق تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے ہے۔ खबर सबसे पहले। قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں